हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जान अकेडमी फॉर येट अनदर अमेजिंग सेशन ऑन फिजिक्स। सो आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में हम टू डायमेंशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे और स्पेशली हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे उसको पढ़ने की। दैट इज व्हाट द लेक्चर इज गोइंग टू बी डिवोटेड टू टुडे। हाँ, मेरा नाम आदिल अहमद जान है। आई एम गोइंग टू बी योर एजुकेटर फॉर द टुडेज लेक्चर एट जान अकेडमी। तो चलिए लेक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आज का जो लेक्चर है, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि आज हमें पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि टू डायमेंशनल मोशन क्या होती है। तो पहला जो आपको समझना होगा विच इज टू डायमेंशनल मोशन क्या होती है। तो पहले इस वर्ड को हम बाइफरकेट करेंगे। जहां तक सवाल है मोशन का मतलब होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट या चाहे एक पार्टिकल वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। सपोज मेरे पास एक रेफरेंस फ्रेम है, कहने का मतलब है कि मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई जेड, ये उसकी एक्सिस है। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पार्टिकल है, तो ये जो हमारा होगा ये हमारा होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि हम चीजों को इसी के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि क्या वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये इसका ओरिजिन है, रेफरेंस पॉइंट है। सपोज कोई पार्टिकल है या कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट, तो तब हम कहेंगे कि ये मोशन में। सपोज इट इज मूविंग लाइक दिस, so then we say that this particle is in motion with respect to the reference point O. अब चूंकि अगर मैं स्पेस की बात करूंगा तो स्पेस में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपके पास तीन कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। सपोज x1, y1, z1। यहां पर एक कोऑर्डिनेट होगा और यहां पर इसका सपोज, चलिए इसको मैं यहां तक ही ले लेता हूं, तो ये आएगा x2, y2 और z2। इस तरीके से फाइनल पोजीशन जो इंटरमीडिएट पॉइंट होगा, सपोज ये इंटरमीडिएट पॉइंट है, इंटरमीडिएट पॉइंट पर एक्स कामा वाई कामा जेड। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जब कभी भी कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो मोशन के दौरान इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं विद टाइम। अभी मैं टाइम को एज अ कोऑर्डिनेट यहां पर नहीं ले रहा हूं, बट टाइम इज आल्सो अ कोऑर्डिनेट दैट इज नॉट एक्चुअली इंटरवोवन इनटू दिस पिक्चर। तो अगर हम टाइम को भी लाते हैं इस वाले पिक्चर में, तो तब ये स्पेस टाइम बन जाता है, खाली अभी स्पेस की बात चल रही है। तो ये तो हो गया मोशन। मोशन का मतलब पोजीशन चेंज करना, कोऑर्डिनेट्स चेंज करना, मोर साइंटिफिकली अगर हम कहेंगे। अब आती है टू डायमेंशनल मोशन क्या होती है। टू डायमेंशनल मोशन का मतलब है कि दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं और एक कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूव करने के दौरान वो कितने कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहा है। क्या वो एक कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, कि क्या वो दो कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहा है, कि क्या वो तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहा है। इसके बेसिस पर हमने मोशन को कैटेगराइज किया है। अगर खाली एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो तब हम कहते हैं कि ये वन डायमेंशनल मोशन है। जैसे कि अगर कोई पार्टिकल वाई एक्सिस के पैरेलल चल रहा है या एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है या जेड एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, तो वन डायमेंशनल मोशन कहलाएगी। उसी तरीके से अगर दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, जैसे कि कोई पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है, तो सर्कल पर चलने के दौरान उसके दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, एक चेंज नहीं हो जाएगा। जैसे कि कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन पे सर्कल पे चल रहा है, इस तरीके से, तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है। तो ये आ जाएगी टू डायमेंशनल मोशन। उसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहा है, वो होगी थ्री डायमेंशनल मोशन। हमें यहां पर थ्री डायमेंशनल मोशन नहीं पढ़नी है, हमें खाली टू डायमेंशनल मोशन पढ़नी है। तो हम इन शॉर्ट कहेंगे कि टू डायमेंशनल मोशन क्या होती है। ये मोशन होती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच two out of three coordinates change with time। तो टाइम के साथ तीन में से दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कौन से। सपोज एक्स वाई चेंज हो सकता है, वाई जेड चेंज हो सकता है या एक्स जेड चेंज हो सकता है। लेकिन यूजुअली जब भी मैं कहूंगा ना टू डायमेंशनल मोशन, तो अभी के लिए मैं मान रहा हूं कि इसमें x और y चेंज हो रहा है और z कांस्टेंट रह रहा है। ये दो एज वेरिएबल है, एंड जो z है, मतलब z कोऑर्डिनेट जो है वो एक कांस्टेंट है, वो मोशन के दौरान चेंज नहीं हो रहा है।
तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया कि टू डायमेंशनल मोशन क्या है। तो टू डायमेंशनल मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच टू आउट ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स चेंज विद टाइम, इस तरीके से। और ये दो कोऑर्डिनेट्स में एक्स और वाई मान रहा हूं। तो ये जो टू डायमेंशनल मोशन है, इस टू डायमेंशनल मोशन को मैं इस तरीके से दिखाऊंगा, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनल मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसको लोकेट करने के लिए मुझे खाली दो ही कोऑर्डिनेट्स चाहिए, दो ही वेरिएबल्स चाहिए, मुझे z तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि z ऑलरेडी कांस्टेंट रह रहा है। अगर मुझे एक पॉइंट पर z का वैल्यू पता है तो मुझे सारे पॉइंट पर z का वैल्यू पता है, लेकिन अगर एक पॉइंट पर x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है, दूसरे पॉइंट पर वैसा नहीं होगा क्योंकि चेंज हो रहा है। तो इस वजह से टू डायमेंशनल मोशन के दौरान किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए मुझे दो वेरिएबल्स को लोकेट करना पड़ेगा। तो इन सिंपलिस्टिक टर्म हम इसकी मोशन जो है वो मोशन हम खाली प्लेन में पढ़ेंगे। ये x o x डैश है और ये y o y डैश है। तो सपोज कोई भी पार्टिकल है, इसके तो दो ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं x y प्लेन में। अगर ये मूव कर रहा है तो दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। तो चूंकि अगर खाली दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं तो ये पार्टिकल हमेशा किसी प्लेन में चल रहा होगा। तो इस वजह से टू डायमेंशनल मोशन को हम प्लेनर मोशन भी कहते हैं, मोशन इन प्लेन भी कहते हैं, मोशन इन अ प्लेन भी कहते हैं, क्योंकि प्लेन में खाली दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, तीसरा नहीं होता है। तो ये तो हो गई टू डायमेंशनल मोशन की बात, मतलब क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट की बात हो गई। अब हम क्वांटिटेटिव का डिस्कशन करेंगे। क्वांटिटेटिव में क्या आता है? क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन, मतलब यहां पर टू डायमेंशनल मोशन का क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन में देखें, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन। क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन में जो पहली चीज जो आती है वो आता है किसी भी पार्टिकल की लोकेशन जानना। जैसे कि अगर कोई पार्टिकल यहां पर है तो मैं किस तरीके से जान पाऊंगा कि इसकी लोकेशन क्या है? कोऑर्डिनेट्स के थ्रू ऑब्वियसली। लेकिन यूजुअली हम कोऑर्डिनेट्स नहीं देते हैं, यूजुअली हम पोजीशन वेक्टर देते हैं। तो इसके पोजीशन वेक्टर के थ्रू मुझे पता चल जाएगा कि इसकी लोकेशन क्या है। तो पहला क्या है? पहला है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का वेक्टर r से लिखा जाएगा और ये खाली कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो ये होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट, किसी भी लोकेशन को पोजीशन वेक्टर के थ्रू देख सकते हैं। सपोज ये पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो अब मुझे देखना है कि इसने कितनी पोजीशन चेंज की। तो इसके लिए आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता है। इस तरीके से ये कितना चला, इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट दिखाई, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाता है। अगर ये पोजीशन वेक्टर r2 है और ये है x2 y2, तो दूसरी चीज क्या आएगी? दूसरी चीज आती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम किस तरीके से लिखेंगे? ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लिखते हैं डेल्टा वेक्टर r से। तो ये जो वेक्टर है इट इज डेल्टा वेक्टर r। और ये चीज याद रखनी है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट है, तो ये हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा। अगर हम ऊपर वाला जो हमने यहां पर देखा है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां पर आएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यही क्यों आ गया? क्योंकि पोजीशन वेक्टर जो है ये इस वाले पॉइंट का है, तो वो होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप। जहां पर i कैप j कैप, आई होप आपको ये चीजें पता है। ये i कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है इस डायरेक्शन में, और j कैप यूनिट वेक्टर होता है इस वाली डायरेक्शन में। तो पोजीशन वेक्टर किस तरीके से आएगा? तो जो डेल्टा वेक्टर r है, डेल्टा वेक्टर r आता है, यहां पर हम i वालों को अलग लिखेंगे, तो ये आएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। इस तरीके से। तो ये जो x2 माइनस x1 है ये तो चेंज ही है जो x कोऑर्डिनेट में आ रही है, तो डेल्टा वेक्टर r किसके बराबर आ गया? तो ये आ गया बराबर डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता है। तो इससे हमें ये चीज पता चलती है कि जब ये पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है, इसकी जो मोशन है वो हम दो कंपोनेंट मोशंस में या दो वन डायमेंशनल मोशंस में डिवाइड कर सकते हैं। किस तरीके से? मुझे खाली देखना है कि इसका जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पर वो किस तरीके से चेंज कर रहा है, वो डेल्टा एक्स है, और उसी तरीके से इसका प्रोजेक्शन जो वाई एक्सिस पर है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है,
और वो डेल्टा वाई है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट या इस पॉइंट से हमें ये पता चल रहा है कि जो 2 डायमेंशनल मोशन है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2 1 डायमेंशनल मोशंस में। एक 1 डायमेंशनल मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस, दूसरी 1 डायमेंशनल मोशन अलोंग द वाई एक्सिस। और जब हम उन दोनों मोशंस को कलेक्टिवली लेंगे तो उनसे हम 2 डायमेंशनल मोशन जनरेट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको पता होगा कि ये जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन का मतलब परछाई होता है, इस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पर वो किस तरीके से मूव कर रहा है या कहां पर है, किस पॉइंट पर है, और इसी पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पर वो किस टाइम पर कहां पर है, एंड यू ऑल्सो नो द टाइम एज वेल। इन दोनों को आप अगर इकट्ठा कलेक्टिवली आपने लिया तो ये जो प्लेन में किस तरीके से मूव कर रहा है वो चीज आपको पता चल सकती है। तो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दूसरा आता है वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि ये सभी चीजें मुझे रीडिफाइन करनी पड़ रही है, क्योंकि ये जो चीजें हमने 1 डायमेंशनल मोशन के लिए डिफाइन की थी, लेकिन 2 डायमेंशनल मोशन के लिए इन चीजों को रीडिफाइन करना पड़ रहा है। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर क्या है? क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटीज बहुत सारी टाइप्स एवरेज वेलोसिटी होती है, तो अभी मैं एवरेज वेलोसिटी या इन जनरल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूंगा। तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो इन शॉर्ट में कहूंगा कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वेक्टर, ये होता है बराबर डेल्टा वेक्टर आर, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई और कितने टाइम में हुई, इस तरीके से। लेकिन ये जो वेलोसिटी होगी एवरेज वेलोसिटी कहलाती है, लेकिन अभी के लिए मैं इसी को कंटिन्यू फॉरवर्ड करूंगा। तो ये जो वेलोसिटी वी है, मैं ये कह सकता हूं कि ये जो डेल्टा वेक्टर आर है, अभी हमने देखा कि डेल्टा एक्स आई क्या प्लस डेल्टा वाई जे क्या डिवाइड बाय डेल्टा टी के बराबर है। तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये आएगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई क्या प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे क्या। क्योंकि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या होती है, प्रोजेक्शन की वेलोसिटी एक्स एक्सिस पर, डेल्टा वाई बाय डेल्टा की ये प्रोजेक्शन की वेलोसिटी ऑन दी वाई एक्सिस। तो हमने फिर से देख लिया कि जो वेलोसिटी है ये किसकी वेलोसिटी है, ये इस पार्टिकल की वेलोसिटी है। ये किसके बराबर है, ये होती है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन अलोंग द एक्सिस, वी एक्स आई क्या प्लस वी वाई जे क्या। तो ये भी हमने देख लिया। तो ये तो था वेलोसिटी का मसला, मतलब वेलोसिटी को भी हम 2 कंपोनेंट से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो इसके बाद आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेक्टर ये कुछ जो लास्ट वाली क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेक्टर, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, अगर आपको याद होगा एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो सपोज वेलोसिटी किस अमाउंट से चेंज हो रही है, सपोज वेलोसिटी चेंज हो रही है डेल्टा वी से, और कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम के दौरान। लेकिन डेल्टा वी का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो वही चीज देख लेते हैं, एक्सेलरेशन वेक्टर है फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी v1 डिवाइड बाय टाइम टेकन डेल्टा टी। ये जो वेलोसिटी v2 अभी अभी हमने देखा कि वेलोसिटी होती है vx i कैप प्लस vy j कैप। तो ये जो v2 है ये होगा बराबर vx2 में यहां पर लिखूंगा, मतलब ये सेकंड पार्टिकल की है i कैप प्लस vy2 j कैप माइनस vx1 i कैप प्लस vy1 j कैप, और नीचे डिवाइड में डेल्टा टी आ जाएगा इस तरीके से। तो हम i को अलग लिखेंगे और j को अलग लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा, एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा vx2 माइनस vx1 टाइम्स i कैप प्लस vy2 माइनस vy1 टाइम्स j कैप डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो जो vx2 माइनस vx1 है इसका मतलब है कि कितनी चेंज आ गई वेलोसिटी में along the x direction। तो we are going to write it as delta vx I cap, similarly delta vy j cap divided by delta t। तो इसको यहां पर लिख देता हूं। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है it is going to be acceleration is equal to delta vx by delta t I cap plus delta vy divided by delta t j cap। So writing it again, delta vx by delta t क्या होता है, change in velocity of this projection divided by the time taken। तो इसका मतलब ये प्रोजेक्शन की एक्सेलरेशन है। तो ये होगा बराबर ax i कैप प्लस ay j कैप।
अब इस डिस्क्रिप्शन से आपको पता क्या चला, जो हमने यहां पर डिस्क्रिप्शन दिया, इस डिस्क्रिप्शन से आपको एक चीज डेफिनेटली पता चल गई, वो ये है कि ये जो 2 डायमेंशनल मोशन है, अगर मुझे इसको स्टडी करना है, दरअसल मुझे 2 1 डायमेंशनल मोशन को स्टडी करना है, उनकी स्टडी से मैं इस 2 डायमेंशनल मोशन को स्टडी कर सकता हूं। तो इससे जो चीजें हमने 1 डायमेंशनल मोशन के लिए सीखी थी, वो हम 2 डायमेंशनल मोशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस। और हमने क्या सीखा था इन 1 डायमेंशनल मोशन? हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन सीखी थी। तो अब हम देखेंगे कि 2 डायमेंशनल मोशन में वो इक्वेशंस ऑफ मोशन किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो हम देखेंगे पहले अलोंग द एक्स एक्सिस में देखूंगा, अलोंग द एक्स एक्सिस। क्योंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन में स्टडी कर रहा हूं by studying the projection moving along the x-axis and by studying the projection moving along the y-axis, तो पहले मैं जो x-axis पर प्रोजेक्शन है उसकी इक्वेशन देखूंगा। तो पहली इक्वेशन क्या आती है? पहली इक्वेशन आएगी जो u vx है, ये होता है बराबर ux प्लस axt, ये पहली इक्वेशन है। और ये किस पर एप्लीकेबल होगा? जो प्रोजेक्शन x-axis पर चल रहा है। दूसरी इक्वेशन होती है sx इज इक्वल टू s इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ऑफ a x t स्क्वायर। ये sx का मतलब क्या होता है? कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है along the x एक्सिस। लेकिन ये वाली जो इक्वेशन है, ये चीज आपको याद रखनी, इसको इस तरीके से यूजुअली हम नहीं लिखते हैं। किस तरीके से लिखते हैं? सपोज ये इसका इनिशियल पॉइंट था x0, मैं भी मान रहा हूं इसका इनिशियल पॉइंट x0 है, और ये इसका फाइनल पॉइंट है x। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी along the x एक्सिस वो sx होगा, और ये किसके बराबर होता है? फाइनल माइनस इनिशियल यदि होगा तो ये होगा x माइनस x0। तो यहां पर जो ये sx है, इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं फर्दर इंप्लाई करूंगा। पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन है, तो ये मैं लिखूंगा x माइनस x0 इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ऑफ axt स्क्वायर। इस तरीके से एक्सप्रेशन आ जाएगा, which implies x is going to be equal to x0 plus uxt plus 1/2 times axt स्क्वायर। यूजुअली हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं जो यहां पर मैंने दिया है। इसको मैं बबल कर लेता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। सो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्म। अब इस फॉर्म और इस फॉर्म में फर्क क्या है? यहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल रही है कि डिस्प्लेस कितना हुआ, लेकिन यहां पर आपको कोऑर्डिनेट पता चल रहा है कि किस पोजीशन पर। ये आपको पोजीशन नहीं बता सकता, ये आपको खाली बताएगा कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है। ये आपको बता रहा है कि इसकी पोजीशन क्या है टाइम t पर। अगर ये इनिशियली x0 पर था तो टाइम t पर ये किस पोजीशन पे है। ये तो होगी दूसरी इक्वेशन। और तीसरी इक्वेशन क्या होती है जो आपको पता है? तीसरी इक्वेशन होती है vx स्क्वायर माइनस ux स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। यहां पर sx आएगा, as होता है, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं vx स्क्वायर माइनस ux स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax टाइम्स x माइनस x0। यूजुअली इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये तो हो गई एक्स एक्सिस के अलोंग जो इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसी तरीके की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो y एक्सिस के अलोंग भी आ जाएगी। इसको मैं यहां पर नोट डाउन कर लेता हूं। तो अब हम y एक्सिस के अलोंग देखेंगे। तो y एक्सिस पर पहली इक्वेशन क्या आएगी? अब मैं शॉर्ट में इक्वेशन से लिखूंगा vy। तो ये वेलोसिटी क्या है? ये जो y एक्सिस पर प्रोजेक्शन है पार्टिकल का, उसकी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। ये होता है बराबर उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस ayt टाइम t पर। और जो दूसरी इक्वेशन इसकी आएगी, दूसरी इक्वेशन ये वाली लिखूंगा। अब x की वजह y इतना है, तो ये आएगा y0, y इज इक्वल टू y0 प्लस uyt प्लस हाफ ऑफ ayt स्क्वायर। कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आ रहा है। और इसके बाद ये वाला है, यहां पर भी वही करेंगे। जो vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर है वो है 2ay y माइनस y0। तो ये आ जाता है एक्सप्रेशन, या जो इक्वेशंस आती हैं जो मैंने बबल्स में लिखी हुई है। इन इक्वेशंस का यूज हम करेंगे थ्रू आउट द एनालिसिस। तो ये तो हमने पढ़ लिया अबाउट द 2 डायमेंशनल मोशन क्या होती है। तो अब हम करेंगे क्या? अब हम स्पेशल टाइप्स ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे, जिसमें जो पहला आता है वो आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये चीजें मुझे आपको पहले क्लियर करनी थी, सो दैट योर बैकग्राउंड रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज क्लियर एंड इज स्ट्रॉन्ग। क्योंकि कभी मैं ये इक्वेशंस बोलता तो कंफ्यूजन हो सकता था। तो
अब हम देखेंगे कि टू डायमेंशनल मोशन के पहले टाइप्स क्या आते हैं और फिर उनमें से कौन सी टाइप हमें स्टडी करनी है। टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, अगर मुझे टू डायमेंशनल मोशन को कैटेगराइज करना है तो मैं इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं। पहली जो कैटेगरी होती है, मतलब जो हम यूजुअली स्टडी करते हैं, पहला होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये टू डायमेंशनल मोशन है, और जो दूसरी जो टू डायमेंशनल मोशन हमें स्टडी करनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं सर्क्युलर मोशन। आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो खाली प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन खुद में ही एक वास्ट टॉपिक है, एंड सर्क्युलर मोशन एज वेल, बट प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ बिट वास्टर देन द सर्क्युलर मोशन। तो ये दो टू डायमेंशनल मोशंस होते हैं जो हमें स्टडी करने होते हैं यूजुअली क्लास 11th के सिलेबस में या फिजिक्स में। तो यहाँ पर हम खाली प्रोजेक्टाइल मोशन पहले उठाएंगे और इसको स्टडी करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन, इससे पहले कि हम ये समझे कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, पहले हमें ये समझना होगा कि प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज मेंट बाय अ प्रोजेक्टाइल। तो पहले हम प्रोजेक्टाइल को ही देख लेते हैं, प्रोजेक्टाइल क्या होता है। इसके लिए हम एक सिनेरियो ले रहा हूं। सपोज देयर इज अ पर्सन standing on a building and this is the ground. So this is the building that the person is standing on. तो यहां पर एक बंदा है इस तरीके से, और इसके हाथ में क्या है, इसके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है या पॉइंट ऑब्जेक्ट है या कोई पार्टिकल है, समथिंग दैट द पर्सन हैज। तो ये कर क्या रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट को, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है क्योंकि ये जमीन को पैरेलल है। ये बंदा जो है ये इस ऑब्जेक्ट को फेंक रहा है, हॉरिजॉन्टली फेंकेगा या किसी डायरेक्शन पे फेंक रहा है, डजंट मैटर। सपोज इट इज ही इज थ्रोइंग इट विद द वेलोसिटी u। तो इसने किया क्या, इसने खाली इसको इनिशियल पुश दिया, इसको इनिशियली थ्रो किया। थ्रो करने के बाद इसने इस ऑब्जेक्ट को प्रोपेल नहीं किया, मतलब पीछे इसको धक्का नहीं दिया, खाली इनिशियली थ्रो किया, फिर इसको ग्रेविटी के अंदर गिरने दिया, इस तरीके से गिरेगा, मतलब मोशन कुछ इस तरीके से आएगी। तो इस दौरान मतलब थ्रो करने से गिरने तक का जो टाइम है, इसके दौरान इस पार्टिकल या ऑब्जेक्ट को प्रोपेल नहीं किया गया। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है और थ्रो करने के बाद आपने इसको प्रोपेल नहीं किया, खाली फिर इनिशियल वेलोसिटी थ्रो किया, फिर उसको अंडर ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर फ्री फॉल होने दिया, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। जैसे कि अगर आप ऐसे पत्थर फेंकोगे, सो दैट इज अ प्रोजेक्टाइल। कभी हम सपोज करते क्या है, ड्यूरिंग प्लेइंग क्रिकेट, तो जब एक बैट्समैन शॉट मारता है इस तरीके से, तो बॉल ऊपर जाती है, तो जो ही उसने बॉल को हिट किया, हिट करने के बाद इसको इनिशियल वेलोसिटी मिल रही है, तो अब ये अंडर ग्रेविटी गिर रही है बॉल, तो ये भी प्रोजेक्टाइल है। इसके बरक्स अगर हम रॉकेट्स की बात करें, रॉकेट को हम एज प्रोजेक्टाइल नहीं मानेंगे, क्योंकि रॉकेट को हम थ्रू आउट द जर्नी प्रोपेल कर रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल होने के लिए क्या क्राइटेरिया है कि इसको इनिशियली पुश करना है, फिर इसको अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल होने देना है, इसको धक्का नहीं देना है। तो प्रोजेक्टाइल, सो एनी ऑब्जेक्ट given initial push, any object given initial push or imparted, given initial push to impart some initial velocity to it is called, and then allowed to fall freely under gravity, and then allowed to fall freely
under gravity is called projectile. तो ऐसे ऑब्जेक्ट को ही हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं. एक और एग्जांपल इसकी आएगी, फायरिंग ए बुलेट, दैट इज आल्सो प्रोजेक्टाइल, बिकॉज खाली गन से इनिशियल पुश मिल रहा है, फिर ये जो बुलेट है ग्रेविटी के अंदर फ्री फॉल में, हालांकि इसकी जो वेलोसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है, बट स्टिल इट इज प्रोजेक्टाइल बिकॉज ड्यूरिंग द एयर इट इज नॉट बीइंग पुश्ड. तो दैट इज व्हाट प्रोजेक्टाइल इज. तो एक और पॉइंट, ये जो मोशन ये ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है, इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. ठीक. और जो ये रास्ता इख्तियार कर रहा है अपनी जर्नी के दौरान, इस रास्ते को हम ट्रैजेक्टरी कहते हैं. ये जो पाथ है, इस पाथ को हम ट्रैजेक्टरी कहते हैं. तो आई होप ये जो पॉइंट है कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ये आपको अंडरस्टैंड हो गया है. तो अब हम देखेंगे टाइप्स. पहले बेस्ड ऑन कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से फेंका. क्या आपने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंका किसी हाइट से, क्या आपने ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे रह के किसी एंगल पर फेंका. तो इसके बेसिस पर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को क्लासिफाई किया है दो में. तो प्रोजेक्टाइल मोशन दो मोशंस में डिवाइड किया गया है. एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा होता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन. और दूसरी जो चीज है वो है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, इसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे. फिर से मैं मान रहा हूं कि सपोज देयर इज अ पर्सन standing on top of building. It is ground. तो इस बंदे के हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है और ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, और ये किसी हाइट पर है. मान लेते हैं द हाइट इज h. तो अगर ये बंदा जो है इस ऑब्जेक्ट को इनिशियल पुश दे रहा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रहा है, लेकिन वो वेलोसिटी ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे रहा है. हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि जमीन के पैरेलल फेंक रहा है, इस तरीके से फेंक रहा है, ना कि ऐसे इस तरीके से फेंक रहा है. तो तब हम कहते हैं कि जो ये प्रोजेक्टाइल है ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, और जो ये मोशन एग्जीक्यूट करेगा, जो प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, इस तरीके से गिरेगा, ये मोशन कहलाती है, ये जो मोशन है इस मोशन को हम कहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है. तो इसमें प्री रेक्विजिट क्या है, इसमें प्री रेक्विजिट है कि जो ऑब्जेक्ट आपको फेंकना है वो ऑब्जेक्ट आपको जमीन के पैरेलल फेंकना है और किसी हाइट से फेंकना है. ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. अब किस पॉइंट से फेंका गया, तो इस पॉइंट से फेंका गया ऑलमोस्ट, और इस पॉइंट पर ही लैंड हो गया. पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यहां पर है ऑलमोस्ट, और पॉइंट ऑफ लैंडिंग यहां पर है. तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है कि इसने हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस कवर की, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज. कि एक पार्टिकल को आपने इस तरीके से फेंका तो कितनी दूर गिर रहा है आपसे, उसने हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस कवर की, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. है क्या, तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल हम देख लेते हैं कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल होता क्या है. सपोज दैट दिस इज द ग्राउंड, और इस ग्राउंड पर कोई बंदा बैठा है, दिस इज, और इस बंदे के हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है. तो हॉरिजॉन्टली फेंकने के बजाय ये इसको किसी एंगल पर फेंक रहा है, ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, लेकिन इसको हॉरिजॉन्टली नहीं फेंक रहा है, किसी एंगल पर फेंक रहा है, सपोज थीटा पर फेंक रहा है. तो तब हम कहते हैं कि जो ये मोशन एग्जीक्यूट करेगा वही मोशन एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से गिरेगा. तो ये जो मोशन है विल बी कॉल्ड द एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये इससे डिफरेंट है. इसमें भी वही मसला है कि फेंका इस ऑलमोस्ट इस पोजीशन से फेंका और इस पोजीशन पे गिरा, तो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर की, हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाता है. ये हवा में कितनी देर रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा. लेकिन इसमें एक एडिशनल चीज आ जाती है, इसमें हाइट थी ऑलरेडी, हम किसी हाइट से इसको फेंक रहे थे, लेकिन यहाँ पर हाइट गेन कर रहा है, तो यहाँ पर एक पैरामीटर आता है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट. यहाँ पर मैक्सिमम हाइट h आ जाता है. और साथ ही
जो पैरामीटर यहां पर ऐड होता है वो होता है कि थीटा क्या है। थीटा का मतलब होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अभी के लिए मैं इसको ऑन होल्ड रखता हूं, हम यही वाला जो है ये वाली मोशन हम स्टडी कर लेते हैं। एंगुलर प्रोजेक्टाइल हम स्टडी करेंगे। चलिए इसको यहां पर लिख लेता हूं, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। अब एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में पहले हमें देखना होगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है क्या। तो पहला पॉइंट, सपोज क्योंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस तो लगानी होगी इस तरीके से, और ये आपका ग्राउंड है, x डैश o x, ये आएगा y डैश o y। तो ये जो है ये x एक्सिस आपका ग्राउंड है, और हम फेंक कहां से रहे हैं, इस पॉइंट से फेंक रहे हैं। सपोज मैंने इसको वेलोसिटी v से u से फेंका, और किस एंगल पर फेंका, थीटा एंगल पर फेंका, तो होगा क्या, विद टाइम इस तरीके से हो जाएगा और यहां पर गिर जाएगा। ये इसकी मोशन होगी इन जनरल। तो जैसा कि आपको पता है कि ये 2 डायमेंशनल मोशन है, और 2 डायमेंशनल मोशन को हम ब्रेक कर सकते हैं। 1 डायमेंशनल मोशन में तो एक अलोंग x एक्सिस, दूसरी अलोंग y एक्सिस। तो हम कोई भी जनरल पोजीशन लेंगे, मैं ये वाली पोजीशन नहीं लूंगा कि जहां से मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं जनरल पोजीशन, सपोज ये किसी कुछ टाइम के बाद, टाइम t के बाद ये इस पोजीशन पे है, तो इस पोजीशन पे इसकी जो वेलोसिटी है वो u नहीं रहेगी, वो v हो जाएगी। क्यों v हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। ग्रेविटी की वजह से ये एक्सेलरेट डिसेलरेट होगा, तो उस वजह से ये जो वेलोसिटी है ये अब u नहीं रहेगी। फेंका तो हमने u से, लेकिन कुछ देर के बाद ये v में चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज करता है, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा। तो जिस तरीके से, तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है इसका x कंपोनेंट होगा vx, और इसका y कंपोनेंट होगा vy, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि जो वेलोसिटी है इसका x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है। इसी तरीके से इसकी जो लोकेशन है, सपोज इस पॉइंट की लोकेशन x, y है, तो ये चीजें हम यूज करेंगे और इसको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही चूंकि ये जो इनिशियल पॉइंट है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यहां पर तो ux होगी इनिशियल वेलोसिटी, और y डायरेक्शन में uy होगी। और अगर आपको पता होगा कि क्योंकि x डायरेक्शन में है जिससे ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ux किसके बराबर है, ये इसका कोसाइन कंपोनेंट है, तो u cos थीटा। ये जो है u, इसका जो कोसाइन कंपोनेंट है वो x डायरेक्शन में होगा, और जो uy है ये तो होगा u sin थीटा के बराबर, क्योंकि इसका y कंपोनेंट हो जाएगा। तो क्लियरली हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में कौन सी चीज आ जाती है, तो पहले हम लिखेंगे अलोंग दी x एक्सिस क्या आएगा। ऑब्वियसली मैं लिखूंगा, ऑब्वियसली जो हमें पता है कि x किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर x नॉट प्लस uxt प्लस हाफ ऑफ axt स्क्वायर, जो मैंने पीछे आपको ऑलरेडी बता के रखा है। x नॉट का मतलब होता है कि इनिशियली किधर है, और x का मतलब है कि फाइनली किधर है, x एक्सिस पर। ये प्रोजेक्शन तो इनिशियली ओरिजिन पर है, तो ओरिजिन के लिए तो x 0 के बराबर है, तो सीधा मैं कहूंगा कि जो x है ये किसके बराबर है, x नॉट का वैल्यू 0 है, और ux क्या है, ux है u cos थीटा, और t क्या है, t तो टाइम है, तो टाइम आ जाएगा प्लस हाफ ऑफ। अब यहां पर पॉइंट है, यहां पर चूंकि ये अंडर ग्रेविटी गिर रहा है, तो ग्रेविटी खाली नीचे की डायरेक्शन में है, तो यहां पर जो ay है वो माइनस g के बराबर है, और यहां पर चूंकि ax जो है वो 0 के बराबर है। क्यों 0 के बराबर है, क्योंकि x एक्सिस की डायरेक्शन में इसको कोई धक्का नहीं दे रहा है। अगर इसको कोई धक्का देगा तो तभी प्रोजेक्टाइल नहीं रहेगा, और हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये खाली ग्रेविटी इसको नीचे धक्का देनी चाहिए, ना ही इसको कोई फॉरवर्ड धक्का देना चाहिए। इट शुड फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो देयरफॉर क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी नहीं होती, तो इस वजह से ये जो ax है 0 के बराबर है इंटू टी स्क्वायर। तो 0 तो नहीं लिखते हैं, ये भी 0 है, नहीं लिखेंगे, तो x किसके बराबर आ गया, x आ गया u cos थीटा इंटू टी। तो यहां से हम करेंगे कि यहां से हम t का वैल्यू निकालेंगे, तो t किसके बराबर आ गया, x डिवाइड बाय u cos थीटा। कुछ इस तरीके का आपका t का एक्सप्रेशन आ रहा है। तो ये तो निकल गया t, मतलब किस टाइम इंस्टेंट पर ये इस पॉइंट पर होगा। सिमिलरली अगर हम यही चीज y एक्सिस पर करें, तो हमें ऑलरेडी पता है कि y एक्सिस पर क्या इक्वेशन होगी, y इज इक्वल टू
वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। तो ऑब्वियसली आप देखेंगे वाई एक्सिस क्योंकि ओरिजिन पर ही है तो वाई नॉट तो जीरो है क्योंकि इनिशियली ये जीरो पर ही है, और यू वाई क्योंकि यू वाई इनिशियल वेलोसिटी है तो यू वाई तो यू साइन थीटा के बराबर है, और ए वाई देखिए चूंकि ये जा रहा है ऊपर, क्योंकि जाता ऐसे रहा है तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, लेकिन ग्रेविटी उल्टी डायरेक्शन में है, तो इस वजह से ए वाई माइनस जी के बराबर, इस माइनस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू 0 प्लस यू साइन थीटा इंटू थी, यहां पर आ जाएगा माइनस 1/2 टाइम्स जी स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी एक्सप्रेशन। इसको अगर हम रीराइट करेंगे तो मैं इसको यहां पर, चलिए वहीं पर लिख लेते हैं, डजंट मैटर। तो y किसके बराबर आ जाएगा, y आ जाएगा u साइन थीटा t माइनस हाफ ऑफ जी स्क्वायर। अब पहले मैं आपको समझाता हूं कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होती है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब है वो एक ऐसी रिलेशन जो हमें y को x के साथ रिलेट करवाए, उससे हमें यह पता चलता है कि ये जो कर्व है, ये जो ट्रैजेक्टरी है, इसकी शेप कैसी है। अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें x रिलेटेड है t के साथ और y भी रिलेटेड है t के साथ, इनको हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी नहीं कहेंगे, बल्कि वो इक्वेशन जिसमें y x के साथ जुड़ा हुआ होगा, ये जो y है ये x के साथ जुड़ा हुआ होगा, उसी इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहते हैं, और उससे हमें इस ट्रैजेक्टरी का जो नेचर है वो पता चलता है कि ये किस फॉर्म की होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम t का वैल्यू निकालेंगे और इसमें डाल देंगे, क्योंकि जब हमने t का वैल्यू डाल दिया तो t एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब इक्वेशन में t नहीं रखेगा। तो इसको हम, तो ये जो इक्वेशन है स्टार, इसको हम इक्वेशन हैश में डाल देते हैं, इक्वेशन स्टार को इक्वेशन हैश में डाल देते हैं। तो देख लेते हैं क्या होता है। तो यहां पर तो y y ही है, फिर u साइन थीटा है, ये जो t है t के बजाय मैं ये लिखूंगा, तो इनटू ये आएगा x डिवाइडेड बाय u cos थीटा, इस तरीके से। फिर यहां पर है माइनस हाफ g, और फिर यहां पर t स्क्वायर के बजाय मैं ये लिखूंगा इनटू t डिवाइडेड बाय u cos थीटा होल स्क्वायर, दैट इज व्हाट इट इज। तो इन चीजों को मैं इरेज कर लेता हूं। तो ये जो यहां पर u है ये इस u के साथ कट जाएगा, और तो हमारे पास क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा के बराबर होता है। तो पहले मैं x लिखूंगा फिर मैं लिखूंगा टैन थीटा, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। तो माइनस, यहां पर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो g तो ऊपर है, g ऊपर है, डिवाइड बाई ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर सारों को मिलेगा, ये इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, तो ये 2 तो नीचे है, तो ये आएगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। और यहां पर d का स्क्वायर मिल जाएगा, सॉरी यहां पर t नहीं है, ये x है, ये x है, तो ये x का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो एक इक्वेशन हमें मिल रही है, यही इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा भी कांस्टेंट है। अब ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इससे हमें पता क्या चलता है, पहले आपको ये चीज याद रखनी है कि इस इक्वेशन की शक्ल और सूरत किस तरीके से है। चलिए मैं यहां पर लिख लेता हूं, y इज इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c। हालांकि यहां पर c नहीं है, c का मतलब कांस्टेंट है, लेकिन इन जनरल ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। क्यों आइडेंटिकल है, क्योंकि यहां पर y है तो यहां पर y है, तो यहां पर a x स्क्वायर है तो यहां पर माइनस g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा x स्क्वायर है। इसका मतलब ये जो a है ये माइनस g 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, x स्क्वायर, ठीक। फिर यहां पर bx है तो यहां पर भी tan थीटा x है, अब मैंने उल्टा लिख दिया, tan थीटा कांस्टेंट है, यहां पर b का वैल्यू tan थीटा है, यहां पर c है और यहां पर तो c नहीं है, तो यहां पर दरअसल c 0 के बराबर है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन एक जैसी ही है, खाली a b और c के वैल्यूज आपको डिफरेंट लेने पड़ते हैं। अब देखेंगे ये जो इक्वेशन है ये हमें ग्राफिकली दे क्या, मतलब देता क्या है। ग्राफिकली ये हमें एक कर्व देती, इसको बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला आपने नाम सुना होगा क्लास 10th के पॉलिनोमियल में, आपने पैराबोला का नाम सुना होगा। बेस्ड ऑन कि क्या ये ए पॉजिटिव है कि क्या ये ए नेगेटिव है, पैराबोला या तो अपवर्ड होता है या तो डाउनवर्ड होता है। जैसे कि मैं इस तरीके से बनाऊंगा, पैराबोला ऐसे होगा इस तरीके से अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेकिन अगर a का वैल्यू लेस देन 0 है
तो पैराबोला की शेप कुछ इस तरीके से आती है अगर a का वैल्यू लेस देन 0 है। अब जरा यहां पर देखिए, यहां पर a का जो वैल्यू है वो माइनस g2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब लेस नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, ये इस वाले ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी और कर भी रही यहां पर, क्योंकि इसका ग्राफ एक्जैक्टली आइडेंटिकल है। तो इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें खाली ये चीज पता चलती है कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें एक पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी देती है। तो ये जो ट्रैजेक्टरी है ये पैराबोला, इन शॉर्ट पैराबोला एक कर्व है। पहले के दिनों में ये माना जाता था कि सर्कुलर आर्क है, but it happened to be parabola. I think Galileo was the one to show it to be a parabola, but before that people used to think that it is the curve is a circular arc. तो ये इक्वेशन आपको समझ में मुझे लगता है आ गई। आई होप आपको ये वाला जो आज हमने लेक्चर पढ़ा है इससे आपने कुछ सीखा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। If that is the case, then please like, share and subscribe. That helps me immensely. And take care and thanks for watching this particular lecture.